वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्व्यक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। तो ए है संज्ञानात्मक विकास, बी है सामाजिक विकास, सी है संवेगात्मक विकास एंड डी है शारीरिक विकास। तो विकास का जो है सामाजिक विकास का पहलू है वो समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्व्यक्तिक रिश्ते बनाने से क्या है, संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। तो फर्स्ट है इसमें आनुवंशिकता, हेरिडिटी, सेकंड है भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड थर्ड है सामाजिक परिवेश, सोशल इन्वायरमेंट। मतलब इसमें तीनों जो है बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, इसमें जो है भौतिक वातावरण और सामाजिक परिवेश, ये दोनों जो है वो बच्चों के वातावरण के लिए, और ये आनुवंशिकता, ये तीनों क्या है, ये बच्चों के वातावरण के लिए जिम्मेदार है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, वो सामाजिकरण कहलाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं, तो उसे कहते हैं संतुलीकरण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें जो है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में कठिनाई आती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। वो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में जो बच्चे हैं वो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। तो ए है बी.एफ. स्किनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है जे.पी. गिलफोर्ड एंड डी है लेव वाइगोस्की। तो लॉरेंस कोहलबर्ग को तो नैतिक विकास के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, और सामाजिक रचनावादी जो होते हैं वो होते हैं लेव वाइगोस्की। ओके, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह उन्हें इशारा व संकेत देकर जो है उनकी सहायता करती है तथा वह पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। यह क्या है, यह पाठ है। ओके, कि क्या दिया है कि एक कक्षा में विद्यार्थी जो होते हैं समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। तो शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है। तो स्कैफोल्ड पार्ट जो होता है फ्रेंड, स्कैफोल्डिंग जो एक सीढ़ीनुमा मदद होती है। ओके, अगर कोई बच्चे को वो चीज़ नहीं आ रहा है तो उसमें उस पर थोड़ी मदद दे दी जाती है सीढ़ीनुमा, तो वो चीज़ से वो आगे बढ़ा सकता है। तो ये वह उसे इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें अपने प्रयासों पर छोड़ देती है। तो यह पार कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है। फर्स्ट है शिक्षक की गतिशीलता, सेकंड है लचीला समूहीकरण, थर्ड है बच्चों की स्वायत्तता एंड फोर्थ है बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क वितर्क जिनके दो से अधिक विमतियाँ हैं। तो वो है ए तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, बी है सारी गति संवेदनात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि एंड डी है स्थानिक बुद्धि। तो वह कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क जिनके दो से अधिक विमतियाँ हैं। तो वो है स्थानिक बुद्धि। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाषा व सोच का विकास जो होता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में स्वतंत्र होता है, सी एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, एंड डी है केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है न कि पर्यावरणीय कारकों से। तो भाषा व सोच का विकास जो होता है फ्रेंड वो एक दूसरे से परस्पर जुड़ा होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, और केवल आनुवंशिकता से नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से जो होता है वो प्रभावित होता है। ओके, और एक दूसरे से परस्पर जुड़ा होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है तो वह ए है जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी,
पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, जेंडर निरंतरता का पालन करेगी एंड जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होगी। तो यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है वो पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अपनी कक्षा में विविधता में के समायोजन के लिए एक शिक्षक को छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए है सीखने में वृद्धि, बी है बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, सी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना एंड डी है बच्चों में भय और तनाव पैदा करना। तो आकलन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कथन ए है बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। करेक्ट है। और तर्क आर है विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है। तो ये गलत है। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए और आर। क्या है, इसमें दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, दोनों इसमें राइट है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? ए है नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना। नामीकरण और दोषारोपण समावेशी स्कूल में शामिल है रचना, ये गलत है। पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। सी क्या है, वर्गीकरण व पृथक्करण वर्गीकरण, ये निगेटिव वर्ड है। पाठचर्या व शिक्षा शास्त्र को सख्त मान्यीकृत पाठचर्या, ये सब निगेटिव वर्ड है। तो समावेशी स्कूल की रचना में जो शामिल है फ्रेंड वो है पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी? वो है सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। ओके, और बी है बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथक्करण जो है वो निगेटिव है। सी है कि बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी, अनुपस्थिति बच्चों की कड़ी शादी, निगेटिव टैग वर्ड है। डी क्या है, स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल जो है फ्रेंड ये भी निगेटिव है। सभी बच्चों की बात को क्या करना है, धैर्यपूर्वक सुनना। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियाँ किसकी विशिष्ट पहचान है? तो वो लेखन वैकल्प की विशिष्ट पहचान है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आरओ ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को आरओ की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। ओके, आरओ को इस व्यवहार पर कड़ी सजा देनी चाहिए, तो ये गलत है। बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेज देना चाहिए, ये भी निगेटिव है। आरओ को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेजना चाहिए, तो ये भी गलत है। आरओ की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की क्या करनी चाहिए? सलाह लेनी चाहिए। राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? ए है स्वलीनता, बी है सृजनात्मकता, सी है भाषा वैकल्प एंड डी है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। तो मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? तो वो सृजनात्मकता की विशिष्ट पहचान है। आगे देखते हैं। प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? तो ए है समालोचनात्मक सोच, बी है सृजनात्मकता, सी है समस्या समाधान एंड डी कैसे सीखते हैं यह सीखना। राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थी में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। तर्क आर है सीखना दूसरों की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। बच्चे के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, तो ये गलत है। बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, ये सही है। और बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं और बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। तो बच्चे के बारे में जो है वो पूछा है, बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, बट बच्चे रैखिक तरीके से जो है वो नहीं सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आंसर फ्रेंड निगेटिव होगा। ओके,
आगे देखते हैं, एक रचनावादी कक्षा में सीखने का केंद्र क्या है? ए है अनुबंधन, बी है रटकर स्मरण करना, सी है अर्थ बनाना, एंड डी है वेधन व अभ्यास। तो एक रचनावादी कक्षा में सीखने का अर्थ जो होता है वो अर्थ बनाना है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएँ, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ए है बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बी है सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए, सी है बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उसे पाने की रणनीतियों पर काम करने को हतोत्साहित करना चाहिए, एंड डी है कि विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएँ। तो एक शिक्षिका को बच्चों में अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए क्या करना चाहिए? ए है सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बी है सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीतियों को निष्क्रिय रूप से समान समस्याओं में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए, सी है बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, एंड डी है सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति कैसी होती है? तो वह संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है फ्रेंड्स कि बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तर्क आर है क्योंकि बच्चे सक्रिय प्राणी होते हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में तर्क में जो है लगे रहते हैं। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है इसमें दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है तब उसकी अभिप्रेरणा का स्तर जो होता है बढ़ जाता है और वे जो है स्वनियमित विद्यार्थी क्या है बन जाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है तब उसकी अभिप्रेरणा का स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है और वे कैसे विद्यार्थी बन जाते हैं? तो वे स्वनियमित विद्यार्थी बन जाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? तो ए है चिंता, बी है उत्साह, सी है खुशी एंड डी है गर्व। तो निम्नलिखित में से कौन सी भावना जो होती है वो सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? तो वो है चिंता। ओके, चिंता जो है वो सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है किसी। तो उत्साह, खुशी, गर्व ये नहीं है। ये क्या है? डी फर्स्ट। ए क्या है? चिंता। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।